वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। जूम पर जो हमारे तमाम पार्टिसिपेंट जुड़े, उनका मैं आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा, महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से स्वागत करता हूं। खूब खूब आपको अभिनंदन आज के इस वेबिनार में, इस कॉन्फ्रेंस में। दोस्तों, आज का हमारा विषय आपको बता दूं मैं सबसे पहले, महासेवा और एमएनएस मीडिया कॉन्फ्रेंस ऑन इनकम टैक्स। आज सब्जेक्ट है हमारा रिसेंट अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स एज पर फाइनेंस एक्ट 2020। 2020 में किस तरह से अमेंडमेंट हुए हैं इन आईटीआर में, तो वो इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे कीनोट स्पीकर हैं सीए पंकज जैन साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उनका स्वागत है। पंकज जैन साहब, आपका स्वागत है। गुड इवनिंग सर। पंकज जी जुड़ चुके हैं और साथ ही आज के विषय के हमारे जो मॉडरेटर हैं सीए विशाल गाला, वो भी जुड़ चुके हैं, एडवाइजर है महासेवा के। विशाल जी, आपका स्वागत है। गुड इवनिंग सर। मैं इनवाइट करूंगा हमारे जो मॉडरेटर हैं सीए विशाल गाला जी, और बताएं हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं सीए पंकज जैन साहब के बारे में, और उनका स्वागत करें विधिवत। सीए विशाल गाला जी, प्लीज वेलकम। Thank you, Sunil ji. I welcome everyone in today's session, which is on recent amendments in income tax as per Finance Act 2020. To take this session, we have with us CA Pankaj Jain. CA Pankaj Jain is a managing partner of SBP and Associates. CA Pankaj Jain has cleared his CA in 2002. Thereafter, he completed his DISA in 2006 and LLB in his core area of practice is direct tax, and he loves sharing knowledge. His passion to share knowledge took him to teaching, a profession which he pursued for more than a decade, teaching PE2 and CA Finance students. And now he's also sharing knowledge with his CA brothers at various forums. With this brief introduction, now I request CA Pankaj Jain to start the session. Thank you, Vishal. Thank you, Vishal, for your kind introduction. Good evening, friends. I have been invited to discuss certain important amendments to the Income Tax Act by Finance Act 2020. So मुझे विशाल जी ने बताया है कि जो हमारी ऑडियंस है उसमें मेजर पार्ट ऑफ द ऑडियंस आर नॉट अ technical people or all are not professionals as far as the Income Tax Act is concerned. So I will ensure that I keep the discussion on a little simpler tone and less of jargon and more of a layman language. So as you are aware, finance bill was originally presented on 1st February 2020, जिसको हम जनरली बजट कहते हैं. जब ये बजट प्रस्तुत हुआ था तो देयर वर मेनी अमेंडमेंट्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो थे, अगर आप सबने बजट के बारे में सुना होगा तो आप रिकलेक्ट करेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस जो डिसाइड करता है कि वेदर अ पर्सन इज रेसिडेंट इन इंडिया और नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, उसके बारे में एक बड़ा अमेंडमेंट आया था. देन टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ये अमेंडमेंट ऐसा है जो ऑलमोस्ट सारे लोगों को, ऑलमोस्ट ऑल द टैक्स पेयर्स विल बी इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट टू द प्रोविजन ऑफ डिविडेंड टैक्सेशन. देन चैरिटेबल ट्रस्ट को लेके कोई बड़े अमेंडमेंट्स हुए थे जो काफी पाथ ब्रेकिंग थे. सो देयर वर सो मेनी चैलेंजिंग अमेंडमेंट्स व्हिच वर इंट्रोड्यूस्ड, जिसकी वजह से देयर वर मेनी डिस्कशन, डिबेट, एनालिसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड काफी कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज एंड एम्बिग्यूटीज भी थी इसमें. So subsequently, after this budget was debated, discussed by the stakeholders and by the parliament, on 23rd March 2020, when we were in the midst of our lockdown, amendment bill was presented, wherein more than 50 amendments were presented to the Income Tax Act. So my focus today will be to discuss some of the important amendments, because जो हमको समय दिया गया है 1 hour and 30 minutes or 15 minutes, उसमें सारे कुछ प्रोविजन डिस्कस करना वुड नॉट बी पॉसिबल. बट व्हाट आई हैव डन, मैंने ये किया है कि जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं, वो सारे अमेंडमेंट्स हमने कंसीडर किए हैं. एंड स्पेशली जो 23rd मार्च 2020 को अमेंडमेंट्स हुए हैं बाय वे ऑफ एन अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट, उस पर स्पेसिफिक फोकस करके हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो अमेंडमेंट शायद काफी लोगों के स्टडी करने रह गए हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. So let us, with this brief introduction, let us start our discussion on the finance bill, which was amended or which was presented as accepted as an act on 27th March 2020. तो जैसे मैंने मेंशन किया था कि सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हुए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट जो हुआ है वो था इन डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस.
So an individual is considered as resident or non-resident under Income Tax Act, जिसके बेसिस पे उसकी इनकम टैक्सेबल होती है. For example, if a person is resident and ordinary resident in India, उसकी ग्लोबल इनकम जो पूरे वर्ल्ड की इनकम है वो टैक्स हो जाती है. सेकेंड कैटेगरी अंडर इनकम टैक्स इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसके तहत इनकम अर्नड इन इंडिया, जो इंडिया की इनकम है, इंडिया में एक्टिविटी करके इनकम हुई है, एंड इंडिया से कोई बिजनेस अगर सेटअप किया है बट एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया है, वो इनकम टैक्सेबल होती है. एंड थर्ड कैटेगरी होती है नॉन रेसिडेंट की. सो इन द केस ऑफ नॉन रेसिडेंट only and only income earned in India is chargeable to tax. Now, as you are aware कि बहुत से हमारे Indian citizens or person of Indian origin जो Indian है, but they are settled abroad like Kuwait, UAE, Singapore, US, and they are earning income outside India. So considering the fact that their family, their friends, family, relatives are in India, the Income Tax Act always had a special provision which provided that अगर ऐसे लोग जो सिटीजन ऑफ इंडिया है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है एंड जो इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट में है या कोई बिजनेस में है, अगर वो इंडिया में आते हैं एंड दे स्टे इन इंडिया अप टू 180 डेज ड्यूरिंग द ईयर, विच इज अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स, अगर वो 6 महीने इंडिया में रहते हैं तो उनको हम नॉन रेसिडेंट का स्टेटस देंगे. तो उससे ये बेनिफिट था कि अ पर्सन कैन कम टू इंडिया, स्टे इन इंडिया विद रिलैक्स माइंड फॉर 179 days and then can go outside India. He will still enjoy the status of non-resident. However, जो citizen of India नहीं है, उनके लिए 180 दिन का जो क्राइटेरिया है वो उसको कम करके 60 days किया हुआ है with some conditions. So ये साल इन्होंने क्या किया कि जो 180 days का क्राइटेरिया था कि आपको 180 days तक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, you need not bother about your residential status if you stay for 180 days, उसको उन्होंने घटाकर कर दिया 120 days. Which means अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो क्या हुआ है, टिल लास्ट ईयर, टिल मार्च 20, जो लोग इंडिया में आके रहते थे, जो इंडिया के बाहर इनकम अर्न कर रहे हैं, बिजनेस है या एम्प्लॉयमेंट में है, वो इंडिया में आके 6 महीने तक रह सकते थे विदाउट एनी बॉदरेशन अबाउट द रेजिडेंशियल स्टेटस. उन्होंने कहा कि अभी हम आपको 6 महीने अलाउ नहीं करेंगे, अभी हम आपको 4 महीने अलाउ करेंगे, 120 डेज. तो जब ये अमेंडमेंट इन्होंने प्रपोज किया इन फरवरी 2020, तो देयर वाज बिग ह्यू एंड क्राई, because there were many cases where people will be forced to curtail their stay in India to 120 days or less than 120 days. Second important amendment which they introduced for the first time in the Income Tax Act, इन्होंने प्रोवाइड किया कि अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है एंड उसको इंडिया के बाहर कहीं पर भी इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता है, which is not subject to tax any other under the law of any other country. For example, if someone is working in UAE or Kuwait or such country जहाँ पर wherein there is no income tax, so they provided the amendment जो हुआ था उसमें इन्होंने प्रोवाइड किया कि ऐसे कोई इंडिविजुअल्स अगर हैं, सिटीजन जो है जो इंडिया के बाहर रहते हैं and they are not paying any tax outside India or in any other country, in such cases even such citizen of India will be considered as resident in India. उसका मतलब ये था कि अगर I am a citizen of India and I am doing a business in various countries, let's say in UAE, I earn income there, I don't pay any tax there. As per the proposed amendment, I would be considered as resident in India. And important बात यहाँ पर जो नोट करनी वो ये है कि मैं एक दिन इंडिया में आता हूँ या एक दिन 10 दिन आता हूँ या 0 दिन इंडिया में आता हूँ पूरे साल भर में, still if I am not paying any tax in any country outside India, just because I am citizen of India, I will be treated as resident in India. And the moment I am treated as resident in India, मेरी सारी जो इनकम है पूरे वर्ल्ड की, it will become taxable in India. Now with this amendment there was a huge hue and cry. So there were many people who had came up and said that if you do this, we are not paying tax in Dubai, and if you tax that money in India, that would be unjust. So there were so many doubts which were raised, and the government has clarified that we will not tax genuine people. It is only for the people जो ये मैनेजमेंट करते हैं, यानी वो इंडिया के सिटीजन हैं, इंडिया के सारे बेनिफिट लेते हैं, बट वो उनके स्टे इस तरीके से मैनेज करते हैं पूरे वर्ल्ड में कि दे रिमेन नॉन रेसिडेंट इन इंडिया एंड दे अर्न इनकम इन सच कंट्री जहां पर टैक्स नहीं है.
दो उन्होंने ये गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया, बट द लैंग्वेज वाज सच दैट इट वाज नॉट showing what the government is proposing. So लैंग्वेज के हिसाब से ऐसा था कि अगर कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है और वो कहीं और टैक्स नहीं भरता है, उसको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा. सो जब ये प्रोविजन आया तो काफी इसके ऊपर डिबेट हुई, काफी चर्चा हुई, एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट आल्सो रियलाइज दैट इट वुड बी टू हार्श to amend this provision so drastically, which will impact people who are citizens of India and who are actually remitting foreign currency to India, because ultimately their families are in India, their interest lies in India, their home is in India. So they considered that and they proposed an amendment to this provision further on 23rd March 2020. Now post that amendment, they have made it very, very simple. उन्होंने कहा कि चलो अभी हम एक काम करेंगे, जो सिटीजन्स की इंडियन इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया की जो इनकम है, सिर्फ इंडिया की इनकम, इंडिया की एफडी है, इंडिया का रेंटल इनकम है, इंडिया का कोई प्रोफेशन है, इनकम अर्न अक्रूड रेजिन इन इंडिया, इंडिया की इनकम अगर किसी सिटीजन की 15 लाख के कम है, अगर पूरे साल की इंडिया की इनकम उस सिटीजन की लेस देन 15 लाख है, तो उसके लिए कोई भी नए प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे. मीनिंग वो 120 दिन की जगह 180 दिन इंडिया में रह सकता है. बी, वो अगर कहीं और टैक्स नहीं भी भरता है तो भी उसे इंडिया में टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये नए प्रोविजन उनको अप्लाई नहीं होंगे. तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जिसकी इंडिया में 15 लाख रुपए से इनकम कम है, उनको हम नए प्रोविजन पे कवर नहीं करेंगे. तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया. मोर देन प्रोबेबली 75 to 80% ऑफ द जेन्युइन पीपल हु आर एक्चुअली सेटल्ड अब्रॉड, जो जेन्युइनली सेटल्ड है अब्रॉड, उनकी इंडिया में ज्यादा कोई इनकम होने की संभावना नहीं होती है. देयर आर वेरी रेयर चांसेस दे विल हैव इनकम व्हिच इज मोर देन 15 lakhs. That is what the government has thought as a threshold limit. So उनको सारों को exempt कर दिया ये नए प्रोविजन से, which means अगर आपका खुद आप अपना एग्जांपल ले लो, और आप अगर सपोज यू आर एम्प्लॉयड इन यूएई एंड योर इनकम इन इंडिया is say 0 or let's say 14 lakhs, whatever it is, less than 15 lakhs, even though you are not paying any tax in any part of the country, any part of the world, still you will not be taxed in India because your income is less than 15 lakhs. So इन्होंने एक कैटेगरी बना ली, 15 लाख से कम वालों को एग्जाम कर दिया. अभी जिनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, उनके लिए भी इन्होंने क्या प्रोवाइड कर दिया, इनके लिए इन्होंने कह दिया कि ओके, जिनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है वो इंडिया में रेसिडेंट कहे जाएंगे अगर देयर स्टे इज मोर देन 190 डेज, या फिर वो कोई और कंट्री में सिटीजन, सॉरी इंडिया के सिटीजन है और कोई कंट्री में वो इनकम अर्न कर रहे हैं. सो उन्होंने कहा कि जिनका 15 लाख से ज्यादा इनकम है, उनका स्टेटस जो है वो ये नए प्रोविजन के हिसाब से हम डिटरमिन करेंगे. विच मीन्स अगर मैं 4 महीने से ज्यादा इंडिया में रहता हूं तो आई वुड बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट, एंड इफ आई एम सिटीजन एंड नॉट पेइंग टैक्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, देन आई विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट. हाउएवर यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया, जिसके वजह से इसका जो इम्पैक्ट था अमेंडमेंट का, उसको कंप्लीटली डाइल्यूट कर दिया. इन्होंने एक स्टेप आगे जाके कहा कि whenever a person becomes resident because of this amended provision of more than 119 days but less than 182 days, जो नया अमेंडमेंट हुआ है, या because he is citizen of India and not paying tax anywhere outside India, अगर ये दो कारण की वजह से कोई रेसिडेंट होता है इंडिया में, such person will always, very important, ये बात को जरा गौर कीजिएगा, very important to note, such person would be considered as resident but not ordinary resident. इसका मतलब ये होता है कि उसकी टेक्निकली सिर्फ, इवन इन न्यू दिस केस, सिर्फ इंडियन इनकम टैक्स होगी, इवन दो ही इज रेसिडेंट, बट इफ बिकॉज ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसकी वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल नहीं होगी. ही इज अ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, हिज ओनली इंडियन इनकम वुड बी टैक्सेबल. ए प्लस if he has any profession which is set up from in India or a business which is controlled from India, ऐसा अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन है जिसकी इनकम इंडिया के बाहर रन हो रही है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई हैव ऑफिसेस इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड आई हैव द ऑफिस इन इंडिया एज वेल, जहां से मैं सारे ऑफिसेस को कंट्रोल करता हूं, एंड माय स्टे इन इंडिया इज लेस से 125 डेज. सो उसके हिसाब से क्या हो गया, अंडर द न्यू अमेंडमेंट मैं रेसिडेंट हो गया, बट बिकॉज आई एम रेसिडेंट अंडर द न्यू अमेंडमेंट, my status is resident but not ordinary resident, तो मेरी इंडियन इनकम टैक्सेबल हो रही है इंडिया के ऑपरेशन से. प्लस अगर इंडिया के मेरे ऑफिस से कुछ काम हो रहा है जिसके वजह से मुझे
लंदन में इनकम मिल रही है, सिंगापुर में इनकम मिल रही है, तो इवन द इनकम earned in London, income earned in Singapore would be taxable in India. That is the only additional income which would be taxable, and that too if there is a business set up in India or a profession controlled from India. तो more or less ये amendment जब इन्होंने originally किया था तो उसका जो impact था, that impact has now been completely diluted, watered down by way of an amendment which was proposed or which was introduced on 23rd March 2020, and as per the current law the provision is a diluted version which is applicable. So in short, to say that even though they have amended the provision, but there will be not much impact, especially on people who are genuinely going outside India to earn the income. They are trying to cover only such kind of people who are trying to manage their number of days and their business in such a manner that they stay in India, they remain citizen of India, they enjoy all the benefits of India, but still don't pay tax in India. So this is the provision concerning the residential status. So long and short, just to summarize, अगर कोई citizen of India, अगर ये आप चार्ट देखोगे जिसको मैं अभी summarize कर रहा हूँ, if there is a citizen of India or a person of Indian origin who stay in India is less than 120 days, तो कोई दिक्कत नहीं है, he is non-resident. Non-resident होने का फायदा क्या है? Only and only Indian income is taxable. World income is not taxable. यानी अगर मैं इंडिया में कोई इनकम अर्न करता हूँ या इंडिया में कोई इनकम रिसीव करता हूँ तो ही टैक्स भरना है उसके ऊपर, अदरवाइज मुझे नहीं टैक्स पे करना है. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम ए नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, आई हैव अ बिजनेस इन यूएई, दुबई, एंड आई अर्न से 10 crore rupees in Dubai, that income cannot be taxed in India. If I earn 10 lakh rupees interest in India, the 10 lakhs can only be taxed. Next category, my stay in India is 120 days or up between 120 days and 181 days. वो केस में मुझे क्या देखना है कि क्या मेरी इनकम 15 लाख से कम है या ज्यादा है. अगर मेरी इंडियन इनकम इज लेस देन 15 lakhs, अगेन नो प्रॉब्लम, नो नीड टू वरी, आई एम अ नॉन रेसिडेंट. If my Indian income is more than 15 lakhs, then yes, I will be treated as resident. However, I will always remain resident but not ordinary resident. I will always remain resident but not ordinary resident. अगर मेरी स्टे इन इंडिया इज मोर देन 181 days तो कोई दिक्कत ही नहीं, बिकॉज ये तो जो ओरिजिनल प्रोविजंस थे पहले वो सेम प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया. आई विल बिकम रेसिडेंट एंड मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है क्या नहीं है वो जो ओल्ड प्रोविजन है उसी के हिसाब से डिटरमिन करना है. तो देयर इज नो अमेंडमेंट एज फार एज थर्ड कैटेगरी इज कंसर्न, देयर इज नो अमेंडमेंट एज फार एज फर्स्ट कैटेगरी इज कंसर्न. द ओनली अमेंडमेंट इज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द मिडिल कैटेगरी, जहां पर मेरा स्टे 120 दिन से लेके 181 days तक. एज आई मेंशन in my opening remarks, introduction, that one of the most important amendment which has been done in this budget, in this Finance Act 2020, is taxation of dividend. Now dividend एक ऐसी चीज है जो आज के दौर में almost each and every taxpayer, so till last year, that is till March 2020 financial year, assessment year 2020-2021, डिविडेंड के लिए हमको सबको पता है कि डिविडेंड इनकम वाज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. सो क्या होता था, जो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती थी वो सबके बिहाफ पे एक साथ में पूरे डिविडेंड के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स गवर्नमेंट को दे देती थी, व्हिच वाज अराउंड 21% तो बिकॉज गवर्नमेंट को ऑलरेडी वो पूरे चंक पे टैक्स मिल गया था, दैट इनकम वाज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट. तो टिल मार्च 20 जब हमको डिविडेंड मिलता था तो वी यूज्ड टू नॉट बी बॉदर्ड. वो डिविडेंड हम एग्जम्प्ट क्लेम करते थे, वो डिविडेंड चाहे म्यूचुअल फंड का हो या डोमेस्टिक कंपनी यानी इंडियन कंपनी के शेयर्स का हो. फॉरेन कंपनी का डिविडेंड वाज ऑलवेज टैक्सेबल, तो उसमें कोई चेंज नहीं है. सो बिकॉज द कंपनी वाज पेइंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अपफ्रंट, द इनकम वाज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स. सो सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 वाज द सेक्शन जहां पर ये एग्जम्पशन प्रोवाइड किया था. नाउ व्हाट दिस budget or this Finance Act 2000 has done is they have completely changed the manner and the method in which the dividend was taxed. So from the system of taxing dividend in the hands of the company, they have introduced a classical system, which was the original system. Before 2002, the system was classical system, wherein the dividend was taxable in the hands of recipient.
सो पहले क्या होता था, अगर आपका टोटल इनकम इज लेस देन 2,50,000, स्टिल आपके डिविडेंड के ऊपर आपके ही डिविडेंड में से कंपनी 21% गवर्नमेंट को दे देती थी। अभी वैसा नहीं होगा, अभी कंपनी कुछ नहीं देगी, कंपनी आपको डिविडेंड दे देगी एंड आपको अपने इनकम के हिसाब से, अगर आपकी इनकम इज लेस देन 2,50,000 आप 0% टैक्स भरेंगे, अगर आपकी इनकम 2,50,000 से 5 लाख के अंदर है 5% भरेंगे, 10 लाख के ऊपर है 30% भरेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द क्लासिकल सिस्टम टू टैक्स डिविडेंड। नाउ क्लासिकल सिस्टम में सिंपल सिस्टम है, जिसको इनकम मिलती है वो टैक्स भरेगा। So because this system was introduced, there were more than 19 amendments which were made because सारा scheme change हो गया taxation का। So the first amendment and the most important amendment which was made was to section 10 subsection 34। तो section 1034 में इन्होंने क्या प्रोवाइड किया, इन्होंने कहा कि अगर कोई डिविडेंड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020 को मिलता है, अगर कोई डिविडेंड किसी को 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद मिलता है, such dividend would not be exempt from tax। तो उन्होंने वो एग्जम्पशन निकाल दिया। तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा कि 31 मार्च तक जो डिविडेंड मिलता है उसको हम एग्जम्पशन देंगे, 1 अप्रैल एंड उसके बाद अगर कोई डिविडेंड मिलता है उसको हम एग्जम्पशन नहीं देंगे। अभी इसमें एक छोटा सा एनोमली आ गया, एक छोटी सी दुविधा आ गई बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। स्पेशली ये हो गया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन क्या हो गया, काफी कंपनियों ने ये सोच के कि पहली वाली सिस्टम में टैक्स कम आता था, बिकॉज जिनकी इनकम 5 करोड़ के ऊपर है उनका टैक्स रेट 42% है, वेरेस अगर डिविडेंड देते हैं तो 21% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था एंड सम 8-9% वाज टैक्स ऑन डिविडेंड व्हिच वाज अराउंड 30%। सो जो टॉप डिविडेंड अर्नर्स हैं, जो कंपनी के प्रोमोटर्स वगैरह थे, उनको ऑलमोस्ट 12 to 15% का टैक्सेशन में फर्क पड़ रहा था। तो बहुत सारे कंपनी ने डिसाइड किया था कि वी विल डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड इमीडिएटली। सो काफी कंपनी ने डिविडेंड मार्च में डिक्लेयर कर दिया। अभी क्या होता है, जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर होता है कंपनी के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ जाती है। तो कंपनी ने 21% टैक्स भर दिया। अभी लॉकडाउन अनाउंस हो गया, कंपनी कुड नॉट ऑपरेट द बैंक अकाउंट और कुड नॉट प्रोसेस the information and process the data to send it to the shareholders। एंड वो सब्सिक्वेंटली अप्रैल मई जून जब भी लॉकडाउन ओपन हुआ तब वो शेयर होल्डर को पैसा मिला, या 10 तारीख को या 15 तारीख को, जब जैसे जैसे जिसका प्रोविजन फैसिलिटी हो पाया एक्टिवेट। सो अभी ये केस में देखिए क्या होता है, कंपनी ने तो 21% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भर दिया, शेयर होल्डर को पैसा कभी मिला 1 अप्रैल के बाद। नाउ एज पर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन वो क्या कहता है कि 1 अप्रैल के बाद अगर आपको डिविडेंड मिलता है हम आपसे पूरा टैक्स लेंगे। तो अभी डबल टैक्स हो रहा है, कंपनी ने भी 21% टैक्स दे दिया, अभी आपके हाथ में टैक्स इनकम आ रही है, आप फिर टैक्स भर रहे हो। सो जब ये पॉइंट आउट किया गया गवर्नमेंट को, तो उन्होंने कहा कि यस दिस इज अ जेन्युइन डिफिकल्टी, तो हम इसके लिए अमेंडमेंट लेके आते हैं। तो इन्होंने जो 23 मार्च 2002 को जो 2020 को जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की थी, उसमें उन्होंने प्रोवाइड किया कि अगर कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अगर कंपनी ने पे कर दिया है एंड वो डिविडेंड 1 अप्रैल के बाद भी अगर मिला है तो भी वो डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होगा। विच मीन्स आप सभी ने जब आप आपका रिटर्न फाइल करेंगे तो एक चीज का ध्यान देना कि अगर आपको 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 20 अप्रैल या मई सेकंड में फर्स्ट वीक सेकंड वीक ऑफ मई तक अगर आपको कोई डिविडेंड मिला है, तो जरा डाटा में जरा इंटरनेट पे जाके या कंपनी के वेबसाइट पे जाके या बीएससी एनएससी की वेबसाइट पे जाके आप जरा चेक कर लीजिएगा ये डिविडेंड डिक्लेयर कब हुआ है। अगर ये 31 मार्च के पहले डिक्लेयर हुआ है तो इवन तो आपको ये पैसा 1 अप्रैल के बाद मिला है, इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं भरना है। बिकॉज क्या होगा, नॉर्मली एक अंडरस्टैंडिंग ये होगी अभी कि जो भी 2021 में डिविडेंड मिलता है वो टैक्सेबल है और वो टैक्स हो भी जाएगा स्ट्रेट। तो इट मे हैपन दैट कुछ डिविडेंड ऐसा होगा जो टैक्सेबल नहीं है, बट जस्ट बिकॉज वो जनरल अंडरस्टैंडिंग के वजह से वो टैक्सेशन में चला गया। तो ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट सबको ध्यान में रखना है, नॉट ओनली द पर्सन हु इज फाइलिंग द रिटर्न, बट इन माय व्यू द प्रोफेशनल्स शुड बी मोर अवेयर एंड विजिलेंट अबाउट दिस प्रोविजन कि जब भी आपको डिविडेंड मिलता है आप इंक्वायरी करो अपने क्लाइंट के साथ में कि ये डिविडेंड किस कंपनी का दिया हुआ है, हमको डिटेल दो एंड यू कैन गो टू द बैंक अकाउंट एंड चेक ये डिविडेंड कब बुक्स में क्रेडिट हुआ है। अगर अप्रैल मई में हुआ है तो यू कैन गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कंपनी एंड चेक ये डिविडेंड किस पीरियड का है। अगर 31 मार्च के पहले का डिविडेंड है
देन इसको आपने एग्जम्पशन क्लेम करना है, प्रॉपर एक नोट देके कि क्यों आपने इसका एग्जम्पशन क्लेम किया है। तो ये अमेंडमेंट करके इन्होंने इसका एनोमली जो था, ये जो दुविधा थी इसमें, वो उन्होंने रिमूव कर दिए। हाउएवर एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी, अगर आप ये डिविडेंड का एग्जम्पशन क्लेम करते हो, then you will be subject to 115 BBDA, which is additional tax on dividend at a rate of 10% if your dividend income exceeds 10 lakhs rupees. Okay, so this is an amendment to 1034. इसके बाद में हमने एनोमली जो थी उसके लिए भी जो अमेंडमेंट आया वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी जब डिविडेंड पहले टैक्सेबल नहीं था, डिविडेंड जब लास्ट ईयर तक टैक्सेबल नहीं था, तो उसके सामने हमको उसके खर्चे भी अलाउ नहीं होते थे, बिकॉज इफ द इनकम इज exempt, even the expenditure is not allowed as deduction. But now because income is taxable, आपको कि now we are entitled to claim expenditure, because मुझे डिविडेंड अर्न करने के लिए मैंने किसी पर्सन को रखा हुआ है जो रेगुलरली जाके बैंक में चेक डिपॉजिट करता है, अगर चेक आते हैं तो, या कोई अकाउंटेंट रखा हुआ है जो ये सब ट्रैक करता है मेरा डिविडेंड आया है नहीं आया है, गेटिंग मेरा कंप्यूटर इसमें लगा हुआ है, स्टेशनरी लगी हुई है, मेरा ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे मेरे खर्चे हैं। मैंने लोन लिया हुआ है जिसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट पे किया है और वो इन्वेस्ट किया है शेयर्स में जिसके ऊपर हमको डिविडेंड आ रही है। सो ये सारे खर्चे अभी हमको अलाउ करो एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली, बिकॉज इफ यू हैव इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर फॉर अर्निंग एन इनकम, दैट एक्सपेंडिचर हैज टू बी अलाउड एज डिडक्शन। हाउएवर नाउ यहाँ पर एक और चीज आपने ध्यान रखनी है कि इवन दो लीगली एंड लॉजिकली you are entitled to claim the deduction, you cannot do so freely because there is a specific restriction under section 57. ये restriction क्या कहता है? ये restriction तो पहले कहता है कि आपको कोई भी खर्चा अलाउ नहीं करेंगे except interest expenditure. यानी अगर आप कहो कि मैंने ऑफिस लिया है जिसका भाड़ा लग रहा है, मैंने अकाउंटेंट को रखा है जिसका सैलरी लग रहा है, आई हैव परचेज्ड अ कंप्यूटर जिसका डेप्रिसिएशन है, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ये सब मैंने मेरे शेयर ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए किया जिसमें मुझे डिविडेंड इनकम आती है, तो इसका मुझे डिडक्शन दो। दे आर सेइंग दैट सॉरी, वी आर नॉट अलाउइंग यू एनी डिडक्शन अगेंस्ट दिस एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। दैट टू सिर्फ और सिर्फ वो इंटरेस्ट को हम अलाउ करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ योर डिविडेंड इनकम। एंड अगर आपकी डिविडेंड इनकम सपोज 5 लाख है, आपकी इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर 2 लाख है, आपकी डिविडेंड इनकम 5 लाख है, आपकी इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर 2 लाख है, दे आर सेइंग दैट मैक्सिमम डिडक्शन जो आपको हम देंगे वो देंगे 20% ऑफ योर डिविडेंड, व्हिच इज 5 लाख का 20% 1 लाख रुपीस। तो इवन दो यू हैव इनकर्ड 2 lakhs, the deduction which will be available to you is rupees 1 lakh. I hope you are getting the point. यानी कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 20 लाख रुपए इंटरेस्ट पे किया और 5 लाख रुपए मुझे इंटरेस्ट डिविडेंड आया है, तो आपको 20 लाख नहीं मिलेगा, आपको 1 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा। So they have capped the interest expenditure maximum at 20% of dividend income. Deduction under section 10M. Now ये डिडक्शन जो अवेलेबल है ये एक कंपनी को अवेलेबल है। अगर आप इमेजिन करें कि किस तरीके से फ्लो होता है, तो सपोज एक कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर 1 करोड़ रुपए का डिविडेंड इनकम अर्न किया और उसने वो 1 करोड़ रुपए का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अल्टीमेटली एज ए कंपनी उसने कुछ अर्न नहीं किया, उसको डिविडेंड आया, उसने आगे डिविडेंड दे दिया। ये नॉर्मली होता है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी में काफी ज्यादा होता है, बट जनरली भी होता है जहां पर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होते हैं। अभी ये केस में क्या होगा, अगर ये सेक्शन नहीं होता तो क्या होता, ए कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया बी कंपनी को, बी कंपनी ने 1 करोड़ के ऊपर टैक्स भर दिया पूरा, फिर बी कंपनी ने वो 1 करोड़ का डिविडेंड उनके शेयर होल्डर को दे दिया ए बी सी को। अभी वो ए बी सी फिर वो 1 करोड़ पे टैक्स भरेंगे। अगर आप देखो तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एक ही बार इनकम जनरेट हुई है जो ये कंपनी में गई और ये कंपनी से शेयर होल्डर्स के पास गई है। अभी वही इनकम को 2 बार टैक्स करोगे तो इट अमाउंट्स टू डबल टैक्सेशन, नॉट इन रियल सेंस बट यस इट इज अ डबल टैक्सेशन इन प्रिंसिपल। सो कंसीडरिंग द फैक्ट दैट ये डबल टैक्सेशन हो सकता है, एक सेक्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है स्पेशली फॉर डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी एंड बिजनेस ट्रस्ट। तो पहले फॉरेन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट नहीं थे, तो 23 मार्च को जो अमेंडमेंट आया उसमें उन्होंने फॉरेन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट को भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया। सो ये अमेंडमेंट क्या कहता है, ये प्रोविजन क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई कंपनी को डिविडेंड आता है और वो डिविडेंड वो कंपनी आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, ओके, टू दैट एक्सटेंट आपको डिविडेंड इनकम के सामने डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने डिविडेंड इनकम इज
लोअर तो उतना लोअर डिडक्शन मिलेगा। तो आपको अगर मैं ये एग्जांपल में फिर सेट करूं तो अपने यहाँ अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ए कंपनी ने बी कंपनी को 1 करोड़ का डिविडेंड दिया, बी कंपनी ने उनके शेयर होल्डर को 1 करोड़ का डिविडेंड दे दिया एबीसी को। तो जब बी कंपनी का इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करेंगे तो हम कहेंगे इनकम फ्रॉम डिविडेंड 1 करोड़ टैक्सेबल है अभी, हम कहेंगे लेस, मैंने कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मेरे शेयर होल्डर को 1 करोड़, तो मैं कहूंगा लेस 1 करोड़। आप कहोगे कि सर हमने तो 1 करोड़ 20 लाख दिया है, दूसरा हमारा प्रॉफिट था वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो 1 करोड़ से ज्यादा डिडक्शन नहीं हो सकता है ऑब्वियसली, बिकॉज इनकम के सामने हम डिडक्शन ले रहे हैं तो उससे ज्यादा डिडक्शन नहीं हो सकता है। या आप कहोगे सर हमने 1 करोड़ नहीं, हमने सिर्फ 50 लाख डिस्ट्रीब्यूशन किया, अगर आपने 50 लाख डिस्ट्रीब्यूशन किया तो वो 1 करोड़ के सामने आपको 50 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज ये डिविडेंड का आपको डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द ड्यू डेट करना है, और ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट इज 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, विच मीन्स अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करते हैं, ओके, तो ड्यूरिंग 2021 अगर मुझे कोई डिविडेंड इनकम मिली है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मुझे टाइम अलाउड है वो है 2021 तो है ही है, प्लस अप टू 1 मंथ प्रायर टू माय डेट ऑफ माय रिटर्न फाइलिंग डेट। तो मेरा रिटर्न फाइलिंग डेट आज की डेट में है 30th नवंबर 2021, which means my due date is 31st October 2021, which means अगर मैं 1 अप्रैल 2020 से 31st अक्टूबर 2021 के बीच में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, तो जितना मैंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है टू दैट एक्सटेंट मेरा डिविडेंड इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए ही एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इसके लिए ये प्रोविजन उनको या ये डिडक्शन उनको मिल ही नहीं सकता है। ओके, सो ये जो प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है, ये इंट्रोड्यूस किया है टू रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट, बिकॉज इनकम एक बार जनरेट होती है और 2 बार टैक्स हो जाती है, वो डिफिकल्टी है। हाउएवर अगर कोई कंपनी डिविडेंड मिलती है एक ईयर में और वो ईयर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं और 2 साल बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देन दे विल हैव टू पे डबल टैक्स, बिकॉज वो डिविडेंड के ऊपर तो फिर टैक्स पे किया ही है, जब 1-1.5 साल बाद ड्यू डेट के बाद जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो फिर टैक्स पे करेगा। तो ये प्रोविजन एक इंसेंटिव ये भी देगा कंपनीज को जिनके पास डिविडेंड इनकम काफी ज्यादा आती है, एक कंपनी को इंसेंटिव ये भी देगा कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे डिविडेंड rather than keeping the money within the company. This provision indirectly will also incentivize the company to distribute the dividend at least to the extent of dividend income, so that the company does not pay tax on the dividend. Otherwise there will be a double taxation. So अगर कोई ये मैनेजमेंट नहीं करता है प्रॉपरली कि मैंने ये साल इनकम अर्न की और नेक्स्ट ईयर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ आफ्टर ड्यू डेट, सो दिस इज अ पुअर मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही था मुझे, तो अगर मैं 2 महीने या 4 महीने पहले करता तो एक ही बार टैक्स लगता, जस्ट बिकॉज आई हैव नॉट read this provision or I'm not aware of this provision, और मैंने 15 दिन बाद या 5 दिन बाद डिस्ट्रीब्यूट किया है ड्यू डेट के, तो I will have to pay tax in company, my shareholders will have to pay tax again, the same income will be taxed twice. So this is a very important provision to remember. डिविडेंड के ही लाइन में एक और अमेंडमेंट आया है सेक्शन 194 के। सो जब म्यूचुअल फंड कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो नाउ बिकॉज द डिविडेंड इज टैक्सेबल इट विल बी सब्जेक्ट टू टीडीएस, not only dividend from mutual fund but also dividend from domestic company. If you have noted अभी बहुत सारी कंपनियों ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है एंड कंपनी से ईमेल आया हुआ है कि आपका टैक्स कटेगा 10% से अगर 5,000 के ऊपर है, इफ यू आर ए नॉन रेसिडेंट आप हमको आपके सब डॉक्यूमेंट्स दे दो सो दैट वी विल रिड्यूस द टैक्स एट लोअर रेट, अदरवाइज वी विल रिड्यूस एट 30%, डिडक्ट टैक्स एट 30%, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसे सारे ईमेल्स हमको अभी रेगुलरली आ रहे हैं। सो इसका रीजन ये है कि बिकॉज ऑफ द taxation of dividend now there are consequential amendment to section 194 and 194k. 194 पहले भी था बट स्टेट अभी टैक्सेबल हो गया, अगर आपका डिविडेंड 5,000 से ज्यादा है योर टीडीएस वुड बी 10% स्टेट, तो आपको वो टीडीएस आएगा आपके 26 ईयर्स में भी रिफ्लेक्ट होगा। 194k इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय म्यूचुअल फंड कंपनी, सेम 10% एक्सीडिंग 5,000। जब ये अमेंडमेंट ओरिजिनली प्रपोज किया था तो द लैंग्वेज अगर आप पढ़ो, first paragraph I am reading, section 195(4)k was proposed by Finance Act 2020 to provide for TDS in respect of any income, ये word use किया था, any income distributed by mutual fund। जब ये amendment propose किया था finance bill February 2020 में, तो there was doubts which were raised by people that any income में सब कुछ आ गया, अगर मैं मेरा म्यूचुअल फंड रिडीम करता हूँ तो उसमें भी टीडीएस कट जाएगा, which is never the intention, because आपका इंटेंशन क्या है, डिविडेंड को टैक्स करना है। तो जब अगर आप एनी इनकम लिखते हो तो टेक्निकली इंटरप्रिटेशन क्या कहता है
कि कुछ भी अगर मुझे म्यूचुअल फंड कंपनी से मिलता है तो म्यूचुअल फंड कंपनी ने उसके ऊपर 10% काटना है, which means if I redeem my capital units of mutual fund, अगर 10% टैक्स लगेगा, it would be disaster. So even though they clarified कि नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ डिविडेंड है, but they also understood that ये जो लैंग्वेज यूज किया है लॉ में, वो लैंग्वेज में थोड़ा गड़बड़ है. तो इन्होंने क्या किया, 23 मार्च 2020 को जब अमेंडमेंट प्रपोज किया तो इस लैंग्वेज को थोड़ा सुधार दिया. अभी कैसे सुधारा इन्होंने लैंग्वेज को, तो अगर आप देखो मेरा थर्ड पैराग्राफ जो है, टू रिमूव द एम्बिग्यूइटी, सेक्शन 194K हैज बीन अमेंडेड. अभी क्या 194K को अमेंड किया, इन्होंने बोला एनी इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम इन द नेचर ऑफ कैपिटल गेन्स. तो उन्होंने वो एनी इनकम का वर्ड एज इट इज रखा, उसके आगे इन्होंने वर्ड डाल दिया एक्सक्लूडिंग इनकम इन द नेचर ऑफ कैपिटल गेन्स, विच मींस जो डाउट था लोगों को कि हमारी रिडेम्पशन की अमाउंट टैक्स हो जाएगी, टीडीएस कट जाएगी उसके ऊपर, वो डाउट हैज नाउ बीन एड्रेस्ड, बिकॉज अगर कैपिटल गेन के लिए आपको पेमेंट कर रहे हैं तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है. ट्रस्ट के बारे में हम सभी ने काफी सुना है कि अभी ट्रस्ट में सब री रजिस्टर करना है, तो ये प्रोविजन को मैं संक्षिप्त में एक ब्रीफ में आपको इंट्रोड्यूस करूंगा. आई विल नॉट गेट इनटू द ग्रेट डिटेल बिकॉज इट्स नॉट स्पेसिफिकली अ ट्रस्ट सेशन. बट क्या हुआ है, चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट, इनकम टैक्स में अगर उनको एग्जम्पशन लेना है तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट दैट दे शुड बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A और 12AA. यानी आप चैरिटी कमिश्नर के पास या कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, कोई इशू नहीं है. बट अगर इनकम टैक्स में आपको एग्जम्पशन लेना है तो आपको एक अलग से इनकम टैक्स कमिश्नर के पास जाके एप्लीकेशन लगानी होती है. यू मेक एन एप्लीकेशन, द कमिश्नर विल गो थ्रू योर trust deed, object, etc., etc. He will meet the trustee, interview the trustee, and if he is satisfied, he will give you the registration under section 12A और 12AA. और एक बार ये रजिस्ट्रेशन मिल जाता था पहले, तो ये रजिस्ट्रेशन परपेचुअल होता था, फिर से ये रजिस्ट्रेशन हमको लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता था, और ये रजिस्ट्रेशन के बिना आप एग्जम्पशन ट्रस्ट में क्लेम नहीं कर सकते थे. नाउ देयर आर ट्रस्ट जो 1960s में बनी हुई है, 50s में बनी हुई है, 70s में बनी हुई है, जिनकी तभी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, डिपार्टमेंट के पास रिकॉर्ड नहीं है, ट्रस्ट के पास रिकॉर्ड नहीं है, बट बिकॉज दे हैव बीन क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर 12A सिंस सो मेनी इयर्स, गेटिंग इट वाज गोइंग ऑन. प्लस ये सब कुछ मैन्युअली हुआ है बहुत सालों से, कंप्यूटराइजेशन तो अभी लास्ट 5-10 साल 15 साल में हुआ है, तो ये सारे रजिस्ट्रेशन मैन्युअली हुआ है, जिसकी वजह से देयर इज नो ट्रैकिंग इज नॉट पॉसिबल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक कितनी ट्रस्ट है, क्या उनकी इनकम है, क्या इतनी एग्जम्पशंस है. सो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि इन सारे ट्रस्ट को, जो पूरी इंडिया में जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट है, इनको हमको ऑनलाइन लेके आना है. नाउ देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट. सबके पास रिक्वेस्ट करो कि आप ऑनलाइन रजिस्टर करो, which will never happen. सेकंड ऑप्शन ये है कि इन्होंने कहा कि जिसने भी रजिस्टर किया होगा वो सब रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर 2020 को कैंसिल हो जाएगा, यानी 30 सितंबर 2020 वो सारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा. 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर, ये 3 महीने के लिए आपको विंडो मिलेगी. ये 3 महीने में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है. ये 3 महीने में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है. एंड जब आप ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे, हम आपको नया रजिस्ट्रेशन देंगे. नया रजिस्ट्रेशन देंगे सेक्शन 12AB. और ये रजिस्ट्रेशन जब हम आपको देंगे, ये रजिस्ट्रेशन अभी परपेचुअल नहीं होगा. दिस विल एक्सपायर आफ्टर एवरी 5 years. तो हर 5 साल के बाद आपको फिर उनके पास जाना है एंड फिर से रजिस्ट्रेशन लेना है, जिससे ये होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू अगेन एग्जामिन वेदर ये ट्रस्ट जेन्युइनली काम कर रही है, ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रही है, या कंप्लायंसेस प्रॉपर्ली है नहीं है. अभी क्या हो रहा है, अगर आपके कंप्लायंसेस है नहीं है, देयर इज नो प्रोविजन अंडर द लॉ फॉर द इनकम टैक्स एक्ट टू वेरीफाई. देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ ट्रस्ट, एंड ये सब कुछ हो जाएगा ऑनलाइन. तो अगर किसी ने रिटर्न फाइल नहीं किया तो किसी को मैन्युअली देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो एक पैन नंबर डाल के कमांड दे देगा, पूरी लिस्ट आ जाएगी कि ये सारे ट्रस्ट ने रिटर्न फाइल नहीं किए. गेटिंग, so that would give them a robust database as far as the trust is concerned, and it will be proper control available to the department. तो ओरिजिनली ये जो डेट 30 सितंबर था, इसको 31 मई रखा हुआ था जब बजट आया था, बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड लॉकडाउन दे रियलाइज दैट ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, मई में ये सब करना नहीं पॉसिबल है, तो इन्होंने इसको अक्टूबर को शिफ्ट किया है. प्रोबेबली अगर अक्टूबर तक भी, गॉड फॉरबिड, लॉकडाउन का सिचुएशन इंप्रूव नहीं होता है, तो they will amend or they will postpone it to maybe December or March or so on so forth. But nevertheless, सारे ट्रस्ट को फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है. 3 महीने का उनको विंडो मिलेगा. एंड सेम चीज इन्होंने किया है ATG के साथ में. इफ यू रिमेंबर, हम जब ट्रस्ट को डोनेशन देते हैं तो वी गेट एन ATG रिसिट, जो बेसिस पे हमको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है.
तो वो रजिस्ट्रेशन भी परपेचुअल था, एक बार आप रजिस्ट्रेशन ले लो फिर लाइफ में कभी लेने की जरूरत नहीं, हमेशा के लिए वो रजिस्ट्रेशन हो गया। तो इन्होंने यही सेम अमेंडमेंट वहां पर भी कर दिया, उन्होंने कहा कि सारे रजिस्ट्रेशन ईटीजी वाले भी आपके 1 अक्टूबर को 30 सितंबर को इनवैलिड हो जाएंगे एंड 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर को आपको ये रजिस्ट्रेशन फिर से करने होंगे। ओके, तो सेम प्रोविजन इज देयर फॉर ईटीजी एज वेल। बाकी हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, ये जो मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है आई विल शेयर विद द ऑर्गेनाइजर्स एंड दे विल शेयर विद द रिस्पेक्टिव पीपल, या फेसबुक के अकाउंट पे भी अपलोड कर सकते हैं। आई एम गिविंग देम ऑल द अथॉरिटी एंड परमिशंस। एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ टैक्सेबिलिटी टिल लास्ट ईयर, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है एंड दैट कंट्रीब्यूशन इज नॉट एक्सीडिंग 12.5%, देन वो सारा का सारा कंट्रीब्यूशन used to be exempt from tax. For example, suppose मेरी सैलरी 1 करोड़ है and my employer contributes 12,50,000 to my provident fund account. Rupees 12,50,000 to my provident fund account, rupees 10 lakhs to my superannuation fund account, and 2.5 lakh to my pension fund account or that 80 CCD scheme account. तो टोटल मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे अकाउंट में 25 लाख रुपीस का कंट्रीब्यूशन किया है पूरे साल भर में अंडर दिस 3 अकाउंट, which used to be fully exempt from tax, which used to be, of course, superannuation का 1 लाख का exemption था और 4 लाख टैक्सेबल था, तो 25 लाख में से 21 लाख exempt था, 4 लाख टैक्सेबल था। चलो let's stick it to the actual exact example. तो अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड में 1 लाख तक का एग्जम्पशन था, उसके ऊपर जो भी है टैक्सेबल है, एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड जो 80 सीसीडी स्कीम के हिसाब से आप इन्वेस्ट करो तो पूरा एग्जाम था। तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल दैट आउट ऑफ 25 lakhs 21 lakhs used to be taxable. Now what they have done, they have said that अगर कोई भी एम्प्लॉय के रिकॉग्नाइज्ड फंड, प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम एंड सुपरएन्युएशन फंड, ये 3 स्कीम में पूरे साल भर में अगर कंट्रीब्यूट करता है एंड वो कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख 7,50,000 से ज्यादा हो जाता है, then the contribution in excess of 7,50,000 would be taxable. यानी अगर हमारा ये एग्जांपल हम कंटिन्यू करते हैं, 25 lakhs में से 21 टैक्सेबल होता था लास्ट ईयर तक, ये साल में वो 21 में से 750 चला जाएगा, okay, which means almost 13,50,000 would be taxable extra. 13,50,000 would be taxable plus 4 lakhs, 17,50,000 would be taxable out of 25 lakhs जो लास्ट ईयर तक 4 lakhs होता था। तो इन्होंने क्या कर दिया, जो हाई ब्रैकेट एम्प्लॉइज हैं, किसी की सैलरी 5 करोड़ है, किसी की सैलरी 10 करोड़ है, अभी किसी की सैलरी अगर 10 करोड़ है तो उसका प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ही 1 करोड़ 25 लाख हो जाता है। तो कहते हैं ठीक है 1 करोड़ 25 लाख आपका कंट्रीब्यूशन हुआ, कोई बात नहीं है, 7.5 लाख रुपए माइनस कर दो और जो 1 करोड़ 17,50,000 है उसके ऊपर आप टैक्स भरो। तो इन शॉर्ट जो पहले 12.5% का एग्जम्पशन मिलता था वो एग्जम्पशन इन्होंने 7.5 लाख पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। नॉट ओनली दैट, दे हैव गॉन वन स्टेप अहेड और उन्होंने कहा कि ये जो एक्सेस पैसा आपको मिला है, ये जो एक्सेस पैसा आपको मिला है 25 लाख माइनस 7.5 लाख, तो आपको जो 17.5 लाख एक्सेस मिला है, ये 17.5 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम होगी वो भी टैक्सेबल होगी, बिकॉज पहले वो एक्सेस कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट इनकम भी एग्जम्प्ट होती थी टिल लास्ट ईयर, बट नाउ ये जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है आपका 7.5 लाख के ऊपर जो भी है, उसके ऊपर की जो इंटरेस्ट इनकम अक्रू होगी, बिकॉज आपके प्रोविडेंट फंड में क्या होती है, आपकी इंटरेस्ट अक्रू होती है, पेंशन स्कीम में इंटरेस्ट इनकम अक्रू होती है, एंड अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन में इंटरेस्ट इनकम कहो, डिविडेंड इनकम कहो और एनी अदर इनकम कहो, बिकॉज फंड में पैसा होता है तो वहाँ कैपिटल गेन हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, सो वो उनका कहना ये है कि 7.5 लाख के ऊपर जो भी इनकम आपकी है वो टैक्सेबल तो होगी, बट उसके ऊपर जो गोइंग फॉरवर्ड आने वाले सालों में 5 साल 10 साल 20 साल उसके ऊपर जो इनकम आएगी, दैट इनकम विच अदरवाइज वाज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स नाउ वुड बी टैक्सेबल। सो ये डबल मार लग गई है, एंड स्पेशली दिस विल इम्पैक्ट पीपल whose salary is more than 65 lakhs or some odd amount, जहां जाके ब्रेक इवन पॉइंट आता है। अगर आप कैलकुलेट करोगे इनकम डिवाइड बाय 20%, 12.5% और 15%, तो अराउंड 50 lakhs के आसपास वाले जो उनके ऊपर जो एम्प्लॉइज हैं दे विल बी इम्पैक्टेड। 50 lakhs के नीचे जो एम्प्लॉइज हैं या 40 lakhs के नीचे जो एम्प्लॉइज हैं probably they will not be impacted because of this amendment, but definitely high bracket employees would be impacted. तो ये सब टैक्सेशन के बाद एक रिलीफ यहाँ दे रहे हैं, जरा रिलीफ की सांस हम लेंगे। 43C एंड 50C, इफ यू ऑल आर अवेयर, इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है जो कहता है कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है
प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लैंड, बिल्डिंग और बोथ, जो ट्रांजैक्शन आपके स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से कम है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 100 रुपीज है और ये मैं एक्चुअल ट्रांजैक्शन करता हूँ 70 रुपीज पे, तो इनकम टैक्स कहता है कि ओके आपने 70 पे किया होगा, वी आर नॉट कंसर्न, व्हाट वी आर गोइंग टू टैक्स इज 100 रुपीज बिकॉज दैट इज अ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। नाउ रिप्रेजेंटेशंस वर मेड कि आप ये इस तरीके से टैक्स नहीं कर सकते बिकॉज जेन्युइनली काफी केसेस में एक्चुअल मार्केट प्राइस इज लोअर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, बिकॉज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो आप हर साल इंक्रीज करते हो और मार्केट कभी इंक्रीज होता है, कभी रिसेशन की वजह से कम हो जाता है। अभी अगर आप देखोगे पोस्ट कोविड, most of the properties would be available for sale at a value which will be considerably less than the stamp duty valuation because the market has collapsed. Nevertheless, तो इन्होंने क्या कहा था कि ओके ये वेरिएशन हम अलाउ करेंगे अप टू 5% टिल मार्च 20, दैट इज टिल लास्ट असेसमेंट ईयर, ये वेरिएशन हमको अलाउ हुआ था 5% का। ये साल इन्होंने थोड़ा दिल बड़ा रखा है, थोड़ा उन्होंने जनरस हुए हैं थोड़े, एंड उन्होंने कहा कि ठीक है ये जो 5% का लिमिट था इसको हम बढ़ा के 10% कर देते। एक छोटा एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर समझने के लिए। तो अगर मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 100 है एंड सेल कंसिडरेशन इज 90 अंडर द न्यू प्रोविजन, तो टैक्सेबल अमाउंट इज 90 रुपीज। क्यों? बिकॉज वेरिएशन इज 10%, वो अलाउड है। तो 100 माइनस 10 90 पे हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर ये ट्रांजेक्शन मेरा 85 पे होता है, अगर ये ट्रांजेक्शन मेरा 85 पे होता है, तो व्हाट इज टैक्सेबल इज फुल 100 रुपीज। आपको 10 रुपए का डिडक्शन नहीं मिलेगा। 90 से कम हो गया तो देन ये एग्जम्पशन अवेलेबल ही नहीं है 10% का, स्ट्रेट 100 रुपीज इज टैक्सेबल। तो काफी बार जब when we are doing a contract and we stuck with this kind of situation कि मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन ज्यादा है एंड कंसीडरेशन कम है, तो प्लीज एग्जामिन दिस न्यू प्रोविजन कि अगर 10% के वेरिएशन में है तो देन यू कैन प्रोसीड विद द ट्रांजैक्शन, नो नीड टू वरी अबाउट इट। सेकंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट व्हिच हैज हैपेंड, इफ यू आर ऑल अवेयर दैट अगर हमने कोई प्रॉपर्टी, दिस अमेंडमेंट इज बेसिकली फॉर लैंड एंड बिल्डिंग अगेन, अगर हमने कोई लैंड या बिल्डिंग या कोई फ्लैट या समथिंग इमूवेबल एसेट 1/4/2001 के पहले अगर परचेज की है, तो इनकम टैक्स एक्ट में वी हैव एन ऑप्शन दैट हम 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू को हमारी कॉस्ट कंसीडर कर सकते हैं। ओके, दैट इज पहले 1981 था, जिसको इन्होंने अभी शिफ्ट करके 2001 कर दिया, बिकॉज पहले 1981 वाज द बेस ईयर, नाउ 2001 इज द बेस ईयर, जो इंडेक्सेशन हम कैलकुलेट करते हैं उसकी। सो till last year, before this amendment, the law was that the fair market value as on 1/4/2001, fair market value as on 1/4/2001 can be substituted for your actual cost. तो suppose मैंने कोई प्रॉपर्टी 1961 में परचेज की है for 5,000 रुपीज, ओके, जिसकी 1/4/2001 की कॉस्ट is 50 lakhs. तो the law permits me to consider 50 lakhs as my cost. एंड 50 लाख के ऊपर मुझे इंडेक्सेशन मिलेगा 3 टाइम्स आज का इंडेक्सेशन 301, तो 1.5 करोड़ विल बी माय इंडेक्स कॉस्ट। दैट वाज द लॉ। इन्होंने अभी क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद अगर आप ये सेम प्रॉपर्टी बेचते हो, विल कंटिन्यू विद द सेम एग्जांपल, जो मैंने 5,000 में 1960 में मेरे दादा परदादा ने ली थी, ओके, और मैंने आज बेची है, तो दे से दैट जो आपको लास्ट ईयर तक फेयर मार्केट वैल्यू अलाउ करते थे हम 1/4/2001 की, अभी हम आपको फेयर मार्केट वैल्यू अलाउ नहीं करेंगे। अब हम आपको अलाउ करेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सो पहले हम क्या कर सकते थे, वैल्यूअर के पास जाते थे और वो वैल्यूअर क्या करता था, वो कहता था कि अरे ये प्रॉपर्टी रोड फेसिंग है, इसके बाजू में रोड बड़ा है, पार्किंग स्पेस है, स्टेशन नजदीक है, बस स्टैंड नजदीक है, वो सब फैक्टर को भी कंसीडर करके वैल्यूएशन बढ़ा लेते थे कि इट इज ऑन अ हायर फ्लोर, तो इसका व्यू अच्छा है तो उसको प्रीमियम दे दिया। सो ऐसे बहुत सारे प्रीमियम वो ऐड करके वो ऐड करके, या वो कहते थे कि ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जो है वो आरसीसी स्ट्रक्चर है एंड काफी अच्छा अभी रिसेंटली इन्होंने पूरा रेनोवेट किया है, तो इट्स अ काइंड ऑफ न्यू स्ट्रक्चर। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के वो वैल्यूअर वैल्यूएशन देता था, यानी देयर वाज अ स्कोप, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, देयर वाज ऑलवेज अ स्कोप टू इंक्रीज द वैल्यू ऑन सम जस्टिफिकेशन और अदर। तो ये जो डिस्क्रिशन अवेलेबल था वैल्यूअर के पास, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल थी वैल्यूएशन को थोड़ा ट्विक करने की, ये फ्लेक्सिबिलिटी इनकम टैक्स एक्ट ने अभी विड्रॉ कर दी है। अभी कहते हैं कि आपका कोई भी वैल्यूअर हो, कोई भी लोकेशन पे हो, फर्स्ट फ्लोर हो, टॉप फ्लोर हो, आपके बिल्डिंग में पार्किंग हो, या कोई जो
पार्किंग हो या आपका बिल्डिंग एक साइलेंट जोन में है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता हमको. वी विल गिव यू द वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 बेस्ड ऑन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, विच मीन्स अगर आप 1 अप्रैल 2001 को ये प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के लिए आप क्या वैल्यू लेते हैं, वो वैल्यू आपकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी. तो यहाँ पर एक बात वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो वैल्यू अभी नई वैल्यू होगी, दैट विल बी सब्सटेंशियली लोअर देन द फेयर मार्केट वैल्यू फॉर श्योर, बिकॉज इन 2001 देयर यूज्ड टू बी अ गैप of almost 50 to 100% between the ready reckoner price and the market value. You all will appreciate that. अभी जाके गैप कम हुआ है because of stamp duty being increasing year after year and the market being collapsing year after year. But in 2001, when the real estate market was booming and stamp duty was very, very reasonable, so there was a big gap. And till last year, that gap used to be encashed by people because you used to get the advantage of market value. But now you will not get the advantage of market value, you will get the advantage of stamp duty value. और एक और important चीज आपको जो समझनी है यहाँ पर वो ये है कि it's not only stamp duty value, but it is a stamp duty value on which you will pay stamp duty, which means अगर आपकी property पुरानी है तो आपको stamp duty value जो आती है ready reckoner की, उस पर 25% to 35% depreciation भी लेना होता है ना. ये आपको यहाँ पर impact करेगा. अगर मेरी suppose stamp duty valuation आती है 1 लाख रुपए, but because my property is 10 years, 25 years, 30 years old, I will get 25% depreciation on that. So 1 lakh minus 25%. So my valuation will be only 75,000. So that would be one more hit. The fair market value must have been of that property must have been 5 lakhs or 10 lakhs on 1st April. The stamp duty valuation can be 75,000 or 50,000. So this will have a big impact on the taxation of the properties which were acquired before 1/4/2001. So finance पहले जो fair valuer के पास जाके fair valuation करते थे, अभी कोई technical person के पास जाने की जरूरत नहीं है. Anybody from the old records can identify and give you the valuation, or you can go to the stamp office and get a document for the same area. So you will get क्या valuation का basis है, or you can get from the ready reckoner, उनके rules सारे दिए हुए हैं. Concessional tax of rate for cooperative society. Since you are all members of a cooperative society, I thought that we should discuss this. So if you all remember, last year the government has announced that the domestic companies would be entitled to a concessional rate of tax at 22%. But अगर ये 22% की टैक्स पे जाते हैं तो उनको सारे एग्जम्पशंस जो है, उनके लॉसेस जो है वो सब गिव अवे करने पड़ेंगे, फोरगो करने पड़ेंगे. चैप्टर 6A के डिडक्शन सारे फोरगो करने पड़ेंगे. ओके, so the same benefit was not extended to cooperative society because काफी बिजनेस जो है, बिजनेस सेम होते हैं, कुछ लोग उसको कंपनी फॉर्मेट में करते हैं, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी में करते हैं, बट बिजनेस सेम होते हैं. The cooperative society represented that when you are giving the concessional tax rate to the company, okay, why the cooperative society should not be entitled, and cooperative society should be given a concessional treatment in any case because we are doing a cooperative activity which is getting people all together and doing it for the betterment of all of us. So the government realized that yes, this has to be done, and they amended the law this year, and they said that okay, exactly the similar provision will be applicable to the cooperative society also, but not compulsory. You have to opt. अगर आपको लगता है कि 30% टैक्स भर के with all the exemptions, 30% tax with all exemptions, अगर आपको लगता है कि आपका नेट टैक्स कम हो रहा है, you can go for that. अगर आपको लगता है कि नहीं, सारे एग्जम्पशन में दे देता हूँ, फोरगो करता हूँ, 22% पे टैक्स कैलकुलेट करता हूँ, ओके, तो वो अगर कम है तो यू कैन गो फॉर इट. तो ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है. हाउएवर प्लीज नोट, इवन दो ये कहने के लिए 22% है, बट द इफेक्टिव रेट इज 25.168% बिकॉज ये रेट के ऊपर सरचार्ज इज एप्लीकेबल फ्रॉम सिंगल फर्स्ट रुपी ऑल्सो. यानी आपका अगर 10,000 का भी इनकम है तो सरचार्ज एप्लीकेबल है. वो 50 लाख, 1 करोड़, वो लिमिट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है. ये स्पेशल सेक्शन के लिए सरचार्ज इज एप्लीकेबल फ्रॉम ₹1. तो प्रैक्टिकली इवन दो कहने के लिए हम कहते हैं कंसेशनल टैक्स रेट ऑफ 22%, बट इफेक्टिवली द टैक्स इज 25%. यानी विच मींस अगर आपकी सोसाइटी का इनकम इज नॉट मोर देन 5, 10 lakhs, 20 lakhs या मोर देन लेस देन 50 lakhs, कोई इशू नहीं है, बिकॉज उस केस में आपको कंपेयर करना है 25:30 बिकॉज वहां पर सरचार्ज नहीं लगेगा, यहाँ पर सरचार्ज लगेगा. आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि ATP, द डिडक्शन अवेलेबल अंडर चैप्टर 6A, जिसमें मोस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी को एग्जम्पशन मिल जाता है इनकम का. If you remember in your cooperative housing society, if you have invested
surplus in a fixed deposit of a cooperative bank, so that interest is fully deductible. That interest is fully deductible under ATP. But if you opt for this, even ATP is not available. तो chapter 6A का कोई भी deduction नहीं मिलेगा except for ATJJAA. This ATJJAA is for employment. अगर आप ज्यादा लोगों को employment देते हो तो आपको कोई additional deduction मिलता है. That is all about it. So they have, in long and short, they have brought in the same provision which was introduced for company last year. So now company and cooperative society are at par. This is something which will impact almost all of us, individuals and HUF. So they have come out with some very complicated structure that आप ये करोगे तो ये concession मिलेगा, ये करोगे तो ये concession मिलेगा. Similarly जो हमने ये provision discuss किया है अभी, इसी line पे इन्होंने ये एक और concession यहाँ दे दिया कि we will also give you concession, provided you forego some of the exemption, some of the deduction, आपके salary वालों का standard deduction, चैप्टर 6A का ATC, ATD, ATG ये सब आप फोरगो करो अगर, तो हम आपको कंसेशन देंगे. क्या कंसेशन है अगर आप देखो तो आई हैव गिवन अ कंसेशनल रेट, कंपैरेटिव रेट, एग्जिस्टिंग रेट, कंसेशनल रेट. अप टू 2,50,000 सेम था 0, 2,52,000 5 lakh 5%, and for every 2,50,000 the increase is by 5%, 5 to 7.5, 7.5 to 10, 10 to 12.5, so on and so forth, and it starts with 5, 10, 15, 20, 25, 30. And our नॉर्मल रेट्स थोड़ा ये लिखने में थोड़ा आगे पीछे हुआ है. जो कंसेशनल रेट था वो एग्जिस्टिंग रेट है. आई जस्ट रियलाइज, सॉरी फॉर द एरर. एंड जो एग्जिस्टिंग रेट है वो कंसेशनल रेट है. तो प्लीज रीड एग्जिस्टिंग रेट एज अ कंसेशनल रेट. ओके, सो अगर आप कंपैरिजन देखो तो ओवरऑल ऑलमोस्ट 75,000 रुपीज का फर्क पड़ता है अगर मेरा इनकम 15 लाख के ऊपर चली जाती है. बिकॉज अबव 15 lakhs कंसेशनल रेट में भी, कंसेशनल कैटेगरी में भी 30% है, एग्जिस्टिंग रेट में भी 30% है. तो अप टू 15 lakhs देयर इज अ वेरिएशन. और वो वेरिएशन अगर आप मोटा मोटा देखो तो इट कम्स टू 75,000 प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस. ओके, ये अगर आप कंसेशन लेते हो, द कंसेशन इज अवेलेबल इफ द इंडिविजुअल और HUF, आई जस्ट मेंशन इंडिविजुअल, बट इंडिविजुअल और HUF फोरगो फॉलोइंग स्टैंडर्ड डिडक्शन. ये तो इंडिविजुअल को मिलेगा, सैलरी है. तो इफ यू आर ए सैलरीड एम्प्लॉय और आप आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो फोरगो कर देते हो, या आपके जो एग्जम्पशन है हाउस रेंट अलाउंसेस या स्पेशल अलाउंसेस जो आपके होते हैं 1017 में आपके, 1032 में द एग्जम्पशन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ योर माइनर सन, 1017 इज आल्सो एग्जम्पशन रिलेटेड टू सैलरी इनकम परक्विजिट का. सो ये एग्जम्पशन अगर आप फोरगो करते हो देन आपके चैप्टर 6, आई विल कम टू द थर्ड पॉइंट, चैप्टर 6A के सारे डिडक्शन जो नॉर्मली हम क्या क्लेम करते हैं, ATC, ATD, ATG, ATGGA एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ATU, ये सारे डिडक्शन आपको फोरगो करने पड़ेंगे एक्सेप्ट फॉर ATJJA. देन सम स्पेशल डिडक्शन है 32AD, 33AB जो बिजनेसमैन को मिलते हैं. एंड अगर आपके पास कोई सेट ऑफ बॉट फॉरवर्ड लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अवेलेबल है तो वो भी आपको फोरगो करना पड़ेगा. अगर आप ये सब फोरगो करते हो तो आपको कंसेशनल रेट मिलेगा. जो मैंने एग्जिस्टिंग रेट वाले कॉलम में लिखा है वो कंसेशनल रेट वाला टैक्स आपको मिलेगा. अगर आप फोरगो नहीं करते हो तो आपके ओरिजिनल रेट्स जो है वो एप्लीकेबल होंगे. तो हमको क्या करना है, हमको 2 कंप्यूटेशन बनाने पड़ेंगे ईयर एंड पे कि अगर मैं सारे फोरगो करता हूं तो मेरा टैक्स क्या है और मैं फोरगो नहीं करता तो मेरा टैक्स क्या है. जो बेनिफिशियल है आई विल हैव टू ऑप्ट फॉर इट. हाउएवर एम्प्लॉइज के लिए द CBDT हैज नोटिफाइड रिसेंटली 26 जून 2020 कि ये फॉलोइंग एग्जम्पशन आप क्लेम कर सकते हो. अगर आपको कंसेशनल रेट लेना है फिर भी आपको ये एग्जम्पशन अलाउ हो सकता है. क्या अलाउंसेस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, tour and transfer allowances, daily travel allowance and conveyance allowances. So these are the allowances which are given basically to the employees who are incurring expenditure for traveling from their residence to their office, if they are going on tour or they are on transfer from one place to another, or if they are on tour and they get a daily travel allowance for lunch, breakfast, etc. Okay, and conveyance allowances to allow them the conveyance when they are on tour and travel. So these are the 4 limited exemptions which they have provided. That these exemptions will still be available even if the employee wish to go for a concessional rate. Okay. Condition क्या है? Additional conditions. The individual or HUF has to opt the option. ये automatic नहीं है. You have to physically actually opt the option. There will be a prescribed format. Written में होगा या अलग से होगा जिसमें आपको accept करना होगा कि I want to go for the concessional tax. Okay. जैसे आप उसमें जाओगे आपके सारे exemption के window
या जो सेल्स है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, यू विल नॉट गेट द एग्जाम्पशन। ओके, हाउएवर जो एसएससी इंडिविजुअली एचयूएफ के पास अगर बिजनेस इनकम या प्रोफेशन इनकम है तो उनको ये ऑप्शन सिर्फ एक ही बार एक्सरसाइज करने को मिलेगी। अगर एक बार आपने एक्सरसाइज कर लिया एंड नेक्स्ट ईयर आपने डिसाइड किया कि मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए, एंड अगर आप ऑप्ट आउट कर लेते हो तो परमानेंटली यू आर आउट ऑफ दिस ऑप्शन। यू इन योर लाइफ अगेन यू विल नॉट बी अलाउड टू क्लेम कंसेशनल टैक्स रेट। तो यू नीड टू बी वेरी श्योर वेदर आई वांट टू ऑप्ट इट और नॉट। तो हो सकता है कि आज आपको थोड़ा टैक्स में बेनिफिट हो रहा है, बट नेक्स्ट ईयर में प्रोबेबली आपका टैक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा अंडर द कंसेशनल रेट बिकॉज ऑफ लेस एग्जम्पशन। सो आपको एक ही बार ऑप्ट आउट करने मिलेगा। अगर आप एक बार ऑप्ट आउट कर लेते हो देन यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अगेन गो फॉर द कंसेशनल रेट। हाउएवर जो एसएससी के पास बिजनेस इनकम नहीं है, जो एसएससी के पास बिजनेस इनकम नहीं है या इनकम फ्रॉम प्रोफेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल सैलरीड एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल रिटायर्ड पीपल हु डोंट हैव बिजनेस इनकम, और फॉर एग्जांपल पीपल हु हैव ओनली रेंटल इनकम, ओके, या ओनली कैपिटल गेन इनकम, ऐसे एसएससीज के पास ये ऑप्शन हर साल अवेलेबल है। यानी हर साल जब रिटर्न फाइल करना है, ये कैटेगरी के जो एसएससी है वो 2 कंप्यूटेशन करेंगे और जिसमें टैक्स कम है वो ऑप्ट करेंगे। नेक्स्ट ईयर फिर दोनों कंप्यूटेशन करेंगे यार विदाउट कंसेशन एंड विद ऑल एग्जम्पशन। अगर उनको लगता है हमारा टैक्स कम है तो दे कैन गो फॉर इट। तो उनके लिए ये विंडो एवरी ईयर ओपन रखा हुआ है। एवरी ईयर दे कैन ऑप्ट वेदर टू गो और नॉट टू गो। बट जिनके पास बिजनेस इनकम है वो एक ही बार ऑप्ट आउट कर सकते हैं। एक बार उन्होंने ये ऑप्शन से ऑप्ट आउट कर दिया देन दे कैन नॉट अगेन एंटर, दे कैन नॉट अगेन एंटर। प्रोविजंस है 194J जहां पर प्रोफेशंस एंड टेक्निकल सर्विस फीस रॉयल्टी के ऊपर टीडीएस करता था 10% पे। तो इन्होंने 2 आइटम्स के लिए इन्होंने 10% को 2% कर दिया है। ये 2 आइटम क्या है? फर्स्ट इज रॉयल्टी इनकम इन नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स। तो ये जो सिनेमा में फिल्म रिलीज होती है उसकी जो रॉयल्टी लेते हैं प्रोड्यूसर्स, वो रॉयल्टी के ऊपर पहले टीडीएस 10% था, उसको उन्होंने रिड्यूस करके 2% कर दिया। एंड सेकेंड कैटेगरी है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज अगर टेक्निकल नेचर में होती है, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, मैनेजमेंट नेचर की, तो वो टेक्निकल सर्विस की कैटेगरी में आती है। तो उसमें पहले 10% था, उसको उन्होंने कम करके 2% कर दिया। ओके, तो इट्स जस्ट ए कंसेशनल टीडीएस रेट। एंड एक स्टेप आगे अभी ये हुआ है कि फ्रॉम 14th May ऑनवर्ड्स, बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, कोविड पेंडेमिक एंड लॉकडाउन, द गवर्नमेंट हैज फर्दर प्रोवाइडेड जो भी प्रिस्क्राइब रेट है, the applicable rate going forward for up to 31st March would be 75% of such rate. तो ये रेट अभी और रिड्यूस होके 1.5% हो गई है। Getting the point? ये रेट अभी कम होके और 25% कम हुई है, which means 1.5% हो गई है। तो 14th May से 31st March 2021 the TDS rate will be 1.5% instead of 2%। जहां पर 10% था वहां पर 7.5% हो गया। Section 194N TDS on cash withdrawal with effect from 1st July 2020। तो ये ओरिजिनल प्रोविजन लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कहा था कि अगर आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हो, अगर आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हो पूरे साल में 1 करोड़ के ऊपर, तो आपको हम टीडीएस कट करेंगे 2%। बैंक को ट्रैक रखना पड़ेगा, आपका 1 करोड़ के ऊपर चला गया तो पूरे अमाउंट पे आपका 2% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ये इसके लिए था ताकि रिपोर्टिंग होगा डिपार्टमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास, डिपार्टमेंट के पास कि किसने 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ किया हुआ है। सो इन्होंने भी एक और इसमें अमेंडमेंट लाया विच इज वेरी सीरियस फ्रॉम द कंप्लायंस पर्सपेक्टिव फॉर द बैंक्स। इन्होंने कहा है कि जो 1 करोड़ का लिमिट था टीडीएस के लिए, अप टू 1 करोड़ टीडीएस वाज 0 ओरिजिनली, अभी इन्होंने कहा कि ये 1 करोड़ का लिमिट को हम कर देंगे 20 लाख। कब करेंगे? अगर जो विड्रॉ कर रहा है पैसा, जो एसएससी पैसा विड्रॉ कर रहा है, उसने अगर पिछले 3 सालों के रिटर्न, तीनों साल के रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किए होंगे, कोई भी सारे के सारे 3 साल के रिटर्न उसने लेट फाइल किए होंगे, चलो आई विल पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, सारे के सारे 3 साल के रिटर्न या तो उसने फाइल ही नहीं किए या सारे के सारे 3 साल के रिटर्न उसने लेट फाइल किए, वो सिचुएशन में वो एसएससी को 20 लाख तक का ही कैश विड्रॉवल विदाउट टीडीएस होगा। आपको अगर बैंक को कैसे पता चलेगा? तो अभी बैंक को क्या करना पड़ेगा, 20 लाख के ऊपर जिनका भी जाता है उनको बोलना पड़ेगा कि आप आपके 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न लाके दो हमको। अगर आप नहीं देते हो तो हम अज्यूम करेंगे आपने फाइल नहीं किया रिटर्न, हम 2% से काट देंगे। अगर वो रिटर्न लाके देते तो बैंक वाले उनके रिकॉर्ड पे रखेंगे कि 3 साल के रिटर्न उन्होंने प्रॉपर्ली फाइल किया एज पर द लॉ एंड देयरफॉर इनको 1 करोड़ का लिमिट एप्लीकेबल होगा। अगर वो रिटर्न नहीं देते हैं या रिटर्न दिया है बट वो सारे के सारे तीनों रिटर्न लेट है, देन
from 20 lakhs to 1 crore, TDS will be 2%, and above 1 crore, TDS will be straight 5%. This is substantial amount because इसमें कोई income involved नहीं है. आपका ही पैसा withdraw कर रहे हो जिसके ऊपर TDS कट रहा है. So it will have a big impact. So this is basically to ensure that the people who are withdrawing the cash are filing the return, because there are people who operate bogus accounts. Don't file the return. They don't file, never file a return. They only operate bogus account, and whatever money comes into the account, they just withdraw. And there is no tracking available. Because it's not possible physically for the government to get into each and every bank account and check इसमें कितना return आया है. So now the banks will be responsible. And if those people are not giving the return, they will deduct tax at 2% and then 5%, and they will report, because once the TDS is deducted, it will be reported. The return will be filed. It will be there in 26 years. It will be there in the database. So that's the whole idea. Amended TCS provisions. So this was the provision. जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, there was a big hue and cry. TCS is exactly opposite of TDS. TDS में जब आपको इनकम मिलती है, जो आपको इनकम दे रहा है वो टैक्स काटता है. TCS में जो इनकम ले रहा है रिसिपिएंट, जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, जो पैसा मिल रहा है वो टैक्स कलेक्ट करता है. इसके लिए हम कहते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स. फॉर एग्जांपल, अगर एज पर दिस एग्जांपल, अगर आपको फॉरेन करेंसी बाय करनी है तो आप ऑथराइज डीलर के पास जाओगे, उसको बोलोगे 10 लाख रुपए लो और मुझे फॉरेन करेंसी दो. नाउ एज पर दिस प्रोविजन, द मोमेंट यू बाय फॉरेन करेंसी ऑफ 10 lakhs, दैट ब्रोकर विल डिडक्ट TCS, will collect tax at 5%. तो आपको कहेगा आप 10 लाख नहीं दीजिए मुझे, आप 10 लाख और 50,000 रुपए दो मुझे. क्यों 50,000? तो 50,000 वो आपके नाम से डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट के पास. अगर इफ यू रिमेंबर, ये प्रोविजन इज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ कार. इट्स ऑलरेडी इन देयर इन एग्जिस्टेंस. 10 लाख के ऊपर अगर आप कोई कार परचेज करते हो तो 1% TCS इज एप्लीकेबल. इज एप्लीकेबल. सो सिमिलर लाइन पे इन्होंने दो प्रोविजन और इंट्रोड्यूस किया था. तो ओरिजिनली दिस प्रोविजन वाज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल, बट देन देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई कि 1 अप्रैल को कैसे हो सकता है गेटिंग. तो एंड प्लस ऑफ कोर्स लॉकडाउन वगैरह भी आ गया था, तो इन्होंने इसको पोस्टपोन करके 1 अक्टूबर कर दिया. तो जब लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड, तो एंड दैट 23 मार्च 2020 को जब अमेंडमेंट बिल पास हुआ, तो इन दैट अमेंडमेंट बिल दे पोस्टपोन्ड इट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर. नाउ द TCS प्रोविजन प्रोवाइड्स that if there are 3 categories of TCS provision, new provisions we am discussing. अगर आप ओवरसीज टूर पैकेज ले रहे हो, because people don't file the return here or don't pay tax here, but every year they go for foreign tour, तो उसका पास कोई ट्रैकिंग नहीं है. तो इन्होंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन निकाला कि जो भी एजेंट है जिसके पास भी आप बुकिंग करते हो, दैट एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट TCS ऑफ 5%. तो अगर मैंने कोई टूर ऑपरेटर के पास जाके 5 लाख रुपए का टूर ऑपरेटर के लिए पेमेंट किया है, तो ही विल से 5 लाख प्लस 25,000 हमको दो, 5,25,000 वो मेरे नाम से डिपॉजिट कर देगा गवर्नमेंट के पास, जिसका मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए क्रेडिट मिलेगा. बट द थिंग इज द डिपार्टमेंट विल हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट माय फॉरेन ट्रैवल. ओके, सो तो फॉरेन ट्रैवल के लिए अगर मैं कोई पेमेंट करता हूं तो कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं, जो भी पैसा दूंगा उसके ऊपर पूरा 5% TCS एप्लीकेबल होगा. सेकंड कैटेगरी इज रेमिटेंस अंडर LRS. इफ यू आर अवेयर, in FEMA में individuals are allowed to remit up to $250,000 outside India without any question being asked. आप वो पैसे का आपको फ्लैट लेना है, परचेज करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, जो करना है आप कर सकते हो. Of course there are restrictions some, but generally you can use that money for whatever purpose you want to. You can spend there on holiday, whatever you want. So ये जो अमाउंट है रेमिटेंस का, इसके ऊपर भी इन्होंने TCS ले आए हैं. बट यहाँ पर इन्होंने 7 लाख रुपए का एक थ्रेशोल्ड दिया कि अगर आप 7 लाख रुपए तक करते हो TCS नहीं लगेगा, 7 लाख के ऊपर जाएगा तो 7 लाख के ऊपर ही TCS लगेगा. ओके, हाउएवर अगर आप ये फॉरेन रेमिटेंस टूर पैकेज परचेज करने के लिए कर रहे हो, कि मैंने सपोज यूके में कोई टूर ऑपरेटर से बात करके सारी बुकिंग कर ली है और यहाँ पर मैं ऑथराइज डीलर के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि ये 5 लाख रुपए उनको आप ट्रांसफर कर दो फॉर माय बुकिंग ऑफ टूर ओवरसीज टूर पैकेज. तो इन दैट केस, बिकॉज इट इज टूर ऑपरेशन, कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है. जो भी आप पैसा दोगे सारा का सारा विल बी सब्जेक्ट टू TCS ऑफ 5%. बट अगर ये टूर ऑपरेटर के लिए नहीं है, बट और कोई पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्लैट परचेज करने के लिए, या आपका वहाँ पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए, यानी इट इज गोइंग टू योर बैंक अकाउंट आउटसाइड इंडिया, तो वो केस में अप टू 7 lakhs नो TCS, अबव 7 lakhs
TCS is only 5%, only above 7 lakhs, sir. तो 8 लाख होगा, अगर 8 लाख होगा तो 1 लाख के ऊपर 5%, that is 5,000 rupees and not 40,000 rupees. फिर इसमें लोगों ने गवर्नमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि ये आपका कहना ठीक है, बट बहुत सारे केसेस में जब चिल्ड्रंस और जो फैमिली मेंबर्स स्टूडेंट्स इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए, तो उनको जो रेमिटेंस हम करते हैं यहाँ से, हम जब उनको रेमिटेंस करते हैं यहाँ से, अगर आप उसके ऊपर भी TCS लगा लोगे तो इट वुड बी ए डिजास्टर. मोर सो अगर हमने ये पैसा बैंक से बोरो किया है और आप उसके ऊपर भी TCS लगा दोगे, तो अगर मुझे 50 लाख बैंक से बोरो करना है तो 50 लाख के जगह मुझे 50,000 बोरो करने पड़ेंगे, तो आई डोंट हैव मनी, आई विल बी आउट ऑफ पॉकेट अगेन. सो इन्होंने कहा ओके, अगर आप कोई बैंक से बोरो करते हो पैसे एंड दैट बोरोइंग शुड बी एलिजिबल एज पर ATE. ATE इज द प्रोविजन जो आपको इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट का डिडक्शन देते हैं अगर आपका एजुकेशन लोन लिया हुआ है विद द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस. तो अगर आपने ATE एलिजिबल लोन लिया हुआ है, ओके, तो वो लोन आप LRS के थ्रू इंडिया के बाहर भेज रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ 5% द TCS विल बी 0.5%. तो 10 टाइम्स कम कर दिया उन्होंने, इन एक्सेस ऑफ 7 lakhs. तो दिस इज वेरी वेरी थॉटफुल ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. एंड अगेन ये अमेंडमेंट भी आए हैं 23 मार्च को, बिकॉज जब ओरिजिनली आया था तो ये सब नहीं था. पीपल मेड ए रिप्रेजेंटेशन कि दिस इज हाउ पीपल विल सफर, the middle class people who borrow heavily from the banks, who can't afford, but because their kids are bright, brilliant, they can study abroad for bright future. The parents borrow here the money, and in such case, if you collect 5%, that would be a big burden on them. So they reduce that 5% to 0.5%. Then there was a TCS on sale of goods. 5 करोड़ के ऊपर 50 करोड़ के ऊपर अगर आपका सेल्स होता है किसी पार्टी को, तो उसको सेल्स के ऊपर आपको TCS भी कलेक्ट करना होगा. तो देन देयर वाज एन इशू कि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो कैसे कलेक्ट करेंगे इंपोर्ट, बिकॉज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में तो पार्टीज आर आउटसाइड इंडिया. यानी इंपोर्ट करते वक्त जो फॉरेन कंट्री में पार्टी बैठी है उसको अगर आप कहोगे कि आप इंडिया में TCS कलेक्ट करके इंडिया में डिपॉजिट करो, दैट इज नॉट करेक्ट. एंड एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर मैं यूएस में एक्सपोर्ट करता हूँ और यूएस वाले को कहता हूँ कि आप मुझे 0.1% TCS भी दो, इंडिया में मुझे डिपॉजिट करना है, ही विल से आई एम नॉट कंसर्न विद इंडिया, आपके इंडिया में टैक्स लगता है, हाउ आई एम कंसर्न. तो जो ओरिजिनल प्रोविजन जब आया था तब ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सेल्स के बारे में क्लैरिटी नहीं था, तो पीपल विल और वरीड कि ये एक्सपोर्ट के ऊपर अगर लग जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इट विल बिकम अ कॉस्ट ऑफ द कंपनी, बिकॉज नो बायर इन फॉरेन कंट्री विल रीइंबर्स अस दिस टैक्स. सो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ओके दिस इज अ जेन्युइन ग्रीवेंस, एंड उन्होंने कहा कि ओके एक्सपोर्ट सेल के ऊपर TCS नहीं लगेगा एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर TCS नहीं लगेगा. तो TCS के प्रोविजन को इन्होंने काफी रीजनेबल कर दिया है एंड रैशनल कर दिया है. So with this, I hope I have completed my session in the given allotted time. With this, I am completing my presentation on various important and relevant amendments introduced by Finance Act 2020.